अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। यकीनन मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग इस वक्त अभी भी एक तरह से बज़ में होंगे, सोच रहे होंगे व्हेन वी सिट डाउन एंड वी मेक अ रेजोल्यूशन, यानी एक तरह से जब हम अपने गुजरे हुए साल पे नज़र डालते हैं या कोई भी पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन अगर हमारे पास आता है तो बहुत सारी चीज़ों का जायज़ा लिया जाता है, हमारी ज़िंदगी का, उसके पर्पस का, हम क्या कर रहे हैं, किस सिमत में बढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें अहम हो जाती हैं। और ख़ास तौर पे जिस तरह के हमने कल देखा कि 12 रबीउल अव्वल का मुबारक दिन था, आपने हमारी खुसूसी प्रोग्राम, हमारी खुसूसी नशियात भी देखी। यकीनन बहुत सारे लोगों के लिए एक रिफ्लेक्शन पॉइंट ये ज़रूर होगा कि हम अपनी ज़िंदगी को क्या उन उसूलों पे जो हमें दिखाए गए हैं उसके मुताबिक गुजार रहे हैं, और ख़ास तौर पे ये भी कि हमारा पर्पस क्या है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स वी बिलीव इन। ज़िंदगी का जो पहला हिस्सा आपके सामने होता है उसमें आप यकीनन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, और ये एक्सपीरियंसेस आपके ख़यालात, आपकी अफ़कार को शेप करते हैं, और फिर जाहिर सी बात है आप अपनी ज़िंदगी को इन्हीं उसूलों पे गुजारने की कोशिश करते हैं। ये उसूल कभी माशरा हमें देता है, हमारे ख़ानदान हमें देते हैं, और कुछ हम अपने एक्सपीरियंस से, अपने सबक आमोज़ वाक़यात से जो आपके ऊपर गुज़रती है उससे सीखते हैं। आज इसी हवाले से बात करना चाहेंगे, ख़ास तौर पे इसलिए भी क्योंकि हमारी तहज़ीब, हमारा लिटरेचर अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, इट्स एन आर्काइव ऑफ अ कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, यानी जो मुख्तलिफ अदवार पे हमारे जो थिंकर्स, फ़िलासफ़र्स, पोइट्स एंड राइटर्स ने सहा, ऑब्ज़र्व किया, उनके ऊपर बीती, उसी कलेक्शन को हम अपनी तहज़ीब, अपना लिटरेचर कहते हैं। और मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के लिए, ख़ुसूसन कराची के लिए ये बड़ा ही अहमियत का हामिल एक इवेंट होता है। इस दफ़ा भी हम देख रहे हैं कि 11वीं उर्दू की कॉन्फ्रेंस कराची में अरेंज की जा रही है, जो कि एक ऐसा महवर होगा कि पूरी दुनिया में अच्छी उर्दू बोलने, समझने और अप्रिशिएट करने वाले एक तरह से कराची में एक जमा होंगे। इसमें परफॉर्मेंसेस भी होंगी, पोइट्री भी होगी, अफसाना निगार भी यहाँ पे मौजूद होंगे, राइटर्स भी होंगे, हमारा क्लासिक लिटरेचर भी देखा जाएगा एंड प्रोग्रेसिव कंटेम्प्रेरी लिटरेचर पे भी बात होगी। और ख़ास तौर पे जो लोग बड़े परेशान रहते हैं कि शायद हमने उर्दू को इग्नोर कर दिया है, उस तरह से प्रोग्रेसिवली इस पर काम नहीं हो रहा है, इसको अच्छी समझने और बोलने वाले नहीं हैं, आपके लिए यकीनन ये खुशखबरी है। और ख़ास तौर पे आज हमारे प्रोग्राम में इसके हवाले से बात करने का मकसद यही है कि हम इस तरह की जो सकाफ़ती और हमारी तहज़ीब से वाबस्ता इवेंट्स होते हैं और उसके पीछे जो बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है, बिकॉज सम ऑफ द नेम्स लाइक इफ्तिखार आरिफ साहब, अमजद इस्लाम अमजद साहब, हसीना मोइन साहिबा, मुस्तनसर हुसैन तारर साहब, यानी द लाइनअप इज़ फैंटास्टिक। और इसके साथ साथ भारत से भी, पूरी दुनिया से भी जो उर्दू के शायकीन हैं, अदीब हैं, शोरा हैं, उन सब का एक तरह से कराची आना होगा। 22 तारीख से लेकर 25 तारीख तक की 11वीं उर्दू की आलमी कॉन्फ्रेंस कराची में मुनक्किद की जा रही है। वंडरफुल लाइनअप, प्लीज़ टेक अ लुक एट इट। कुछ मेरे ख्याल में लिमिटेड सीटिंग इवेंट्स हैं, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप टाइमिंग का और चीज़ों का ख्याल रखें। साथ ही साथ जब हम बात कर रहे हैं उर्दू की आलमी कॉन्फ्रेंस की, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सदमा, एक गहरा सदमा कल जब हमने देखा कि फ़हमीदा रियाज साहिबा अब हम में नहीं रही। वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव उर्दू राइटर्स, और सिर्फ उनकी राइटिंग में आपको लिखने का या क्रिएटिविटी का शौक़ नहीं नज़र आता, बल्कि जो अफ़कार हैं, शी इज़ नोन टू बी अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, अ प्रोग्रेसिव राइटर, जिसमें ख़ास तौर पे उन्होंने फेमिनिज़म की भी बात की। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे आज तक हम अभी थोड़ा जोंच रहे हैं, यानी हर एक का एक अपना अंदाज़ है फेमिनिज़म को देखने का, लेकिन जो भी लोग प्रोग्रेसिव हैं, अगर वो फ्यूचर की बात करते हैं, अगर वो आज के जो मसाइल हैं उनका हल निकालने की बात करते हैं, तो वो जेंडर इक्वालिटी के भी डेफिनेटली बिलीव करते हैं। तो उनकी राइटिंग में हमें इसका बहुत गहरा आंसर मिलेगा। आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि लोगों के अफसोस भरे पैगामात, लोगों को बहुत सदमा है उनके गुजर जाने का। 72 साल की उम्र में फ़हमीदा रियाज साहिबा कल इंतकाल कर गई। शी वॉज़ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मसनवी, जो कि जलालुद्दीन रूमी साहब का सारा कलाम है और उनका मेरे ख़्याल में जो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है जो पर्शियन में था, उसको पहली दफ़ा उर्दू में ट्रांसलेट किया। तो ऐसे ऐसे लोग पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए हैं, ऐसे थिंकर्स एंड फ़िलासफ़र्स जिनका काम वाकई दायमी है, अगर हम उसको वैल्यू करें, उसकी तरफ एक नज़र डालें। यकीनन एक यानी हर इंसान की अगर आप ख्वाहिश देखें, अपने काम के ज़रिए, अपने अमल के ज़रिए या किसी न किसी कंट्रीब्यूशन के ज़रिए, ऐसा लगता है कि फ्राम द मोमेंट यू
यू आर बॉर्न, आपकी रूह, आपकी स्पिरिट आपसे कोई ऐसा काम लेना चाहती है जो वक्त की कैद से निकल चुका हो, उसमें पाबंदी ये ना हो कि आपकी सिर्फ ज़िंदगी में ही आपका नाम होगा, बल्कि यू आर ट्राइंग टू लिव बियॉन्ड योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी के बियॉन्ड जाने की आप कोशिश करते हैं। और आपकी एक कश्मकश है, एक टसल है, बिकॉज द मोमेंट यू आर बॉर्न, अगर आप किसी भी साइंसदान से पूछें, किसी भी डॉक्टर से पूछें, तो योर बॉडी इज़ वांटिंग टू गिव अप। आपका जिस्म चाहता है कि आप गिव अप कर जाएं और आप आगे ना बढ़ पाएं, और एवरी मोमेंट, हर सांस जो आप ले रहे हैं, बेसिकली यू यूजिंग अप योर लाइफ। लेकिन जो आपकी रूह है, जो आपकी स्पिरिट है, वो यही चाहती है कि आप कुछ ऐसा कर जाएं कि लोग आपको हमेशा याद रखें। तो फहमीदा रियाज साहिबा को फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशंस, फॉर हर वर्क, फॉर हर ब्यूटीफुल क्रिएटिव राइटिंग, पीपल विल रिमेंबर हर फॉर एवर। और ख़ास तौर पे ये इट्स लाइक अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। इनका कोई भी शेर या इनका कोई भी लिखा हुआ जो एक अदीब का काम होता है, वो आज आप पढ़ते हैं, और मेरे ख़्याल में ज़िंदगी के हर दौर में जब आप वापस पलट कर उसको पढ़ते हैं, एक अच्छे राइटर की, एक अच्छे फ़िलासफ़र की पहचान यही होती है कि आपको उसमें एक नया शेड, एक नया एंगल नज़र आता है। तो डेफिनेटली आई थिंक दैट इज़ हाउ a person tries to, and sometimes often succeeds to live beyond their years as well. आज हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास बहुत सारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ भी हैं, सेहत के कुछ मामलों के बारे में भी बात करेंगे। एक ऐसी डिज़ीज़, वैसे तो लोग कहते हैं कि अगर आपके जहन में बहुत सारा इंतशार है, आपके ख़यालात मुंतशिर हैं, आप गुस्से में हैं, तो खामोशी सबसे बेहतरीन अमल है जो आप उस वक्त कर सकते हैं। खामोश हो जाइए, लेट वो जो क्लाउडीनेस है उसको ज़रा छटने दीजिए, उसके बाद क्लैरिटी के साथ अपनी बात कीजिए। लेकिन कहीं कहीं साइलेंस बुरी चीज़ भी होती है, और यहाँ पे सेहत के मामले में ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। यानी कई दफ़ा कई लोगों को इसका बिल्कुल एहसास नहीं होता। यानी क्लासिक सिम्टम्स तो ये है ना कि जी आपके सर भारी होगा, आपको चक्कर आएंगे, आप और सिम्टम्स आप फील करेंगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना किसी भी सिम्टम के बगैर होता है, लेकिन वो अंदर से आपको खोखला कर देता है, बहुत सारे नुकसान आपके ऑर्गन्स को पहुंचा रहा होता है। इस पे हम ज़रूर बात करेंगे, और इसकी वजह क्या रहती है, कि क्या वजह है कि देयर इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी दिस लिटिल प्रॉब्लम जो हम आजकल ज़्यादा देख रहे हैं। स्ट्रेस है, टेंशन है, लाइफस्टाइल है, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। सो थोड़ी सी बात हम ब्लड प्रेशर पे करेंगे, एथलीट्स का भी जिक्र होना चाहिए, और ख़ास तौर पर थोड़े मुल्की मामलात की भी बात करेंगे। मेरे ख़्याल में हम सभी ने देखा कि पिछले 2 रोज़ से जो इस चीज़ की जो सुपर हेडलाइन हमारे यहाँ रही है, वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का मलेशिया का दौरा है। तो उस पर भी ज़रूर बात करना चाहेंगे कि मलेशिया के दौरे से पाकिस्तान का कितना मुफाद हुआ। कुछ मेरे ख़्याल में ख़बरें इस तरह की भी आ रही हैं कि अगैन वीज़ा ऑन अराइवल पाकिस्तानियों के लिए ज़्यादा सफारती बेहतरी, यानी ताल्लुकात में जब बेहतरी आएगी, सरमायाकारी आएगी, तो दैट पीपल टू पीपल कॉरिडोर नीड्स टू बी स्ट्रेंथन। तो ना सिर्फ टूरिस्ट बल्कि वो लोग जो बिज़नेस में, कारोबार में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए भी मलेशिया में दाखिला, उनका अराइवल, उनका वीज़ा आसान बनाया जा रहा है। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। और इसके अलावा मेरे ख्याल में दावत भी दी गई है इनको यहाँ आने की, महातीर साहब को। एंड ऑफ कोर्स फॉर एनी लीडर ही इज़ डेफिनेटली अ पर्सन हु इज़ टर्न्ड अराउंड मलेशिया। तो जिस तरह हम चाइना की बात करते हैं, मलेशिया के एग्जाम्पल से भी पाकिस्तान बहुत कुछ सीख सकता है। इसी तरह हम मिलो पाकिस्तान में वंस अगेन वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू एन एथलीट जो कि अपने काम में अपने ख्वाबों की तरफ साबित कदम हैं, और माशाल्लाह शी इज़ वॉन अ लॉट ऑफ प्राइड फॉर पाकिस्तान एज़ वेल। इनसे भी बात करेंगे ये सब और बहुत कुछ और आज पाकिस्तान में। लेकिन सबसे पहले ये कि आपने अपना दिन इसी उम्मीद के साथ शुरू करना है कि चाहे कोई भी हर्डल्स आएँ, यू आर स्ट्रॉन्गर देन द हर्डल्स। सो ऑन दैट नोट लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। जी जनाब, वेलकम बैक टू आज पाकिस्तान। और यकीनन जब हम लिटरेचर की बात कर रहे हैं, उर्दू अदब की बात कर रहे हैं, उर्दू ज़ुबान की बात कर रहे हैं, बड़ा एक एक मिला जुला सा इस वक्त बिटर स्वीट मोमेंट हमारे लिए है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि 11वीं उर्दू की आलमी कॉन्फ्रेंस कराची में उसका इनेकाद हो रहा है और वो शुरू होने वाली है। और दूसरी तरफ सबसे वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार्स व्हेन इट कम्स टू उर्दू लिटरेचर फहमीदा रियाज साहब अब हमें नहीं रही। आपको बताते चलें कि जिस तरह फैज़ साहब
साहब की पोइट्री के बारे में कहा जाता है कि जो आमरीत का बदतरीन दौर पाकिस्तान की तारीख़ ने देखा, उसमें एक सबसे ज़्यादा जगमगाता हुआ सितारा और उनकी राइटिंग ने लोगों को होप दी। उसी तरह फहमीदा रियाज साहिबा के बारे में भी बताते चलें कि उसी ज़माने में इनको सेल्फ़ एग्ज़ाइल में जाना पड़ा। ये 6 साल भारत में भी मुकीम रही। फिर इसके अलावा जो इनकी कंट्रीब्यूशन ट्रांसलेशन के हवाले से है वो बड़ी अहम है, ख़ुसूसन जब हम बात करते हैं पर्शियन लिटरेचर की। इनकी तकरीबन 15 से ज़्यादा किताबें हैं फ़िक्शन रिलेटेड जो कि शाया हुई, और पहली किताब इनकी पत्थर की ज़ुबान थी। फिर इसके बाद पोइट्री के बहुत सारे इनके कलेक्शन सामने आए, और यकीनन आपको ये भी बताते चलें कि जब इनको हाईएस्ट अवार्ड दिया गया इनकी लिटरेरी कंट्रीब्यूशन के हवाले से, तो एक इनका जो तासुरात उसके ऊपर आए थे, उन्होंने कहा कि जी मुझे यकीन नहीं था कि ये मेरी ज़िंदगी में ही हो पाएगा। तो पोस्ट्यूमसली भी आज हम फहमीदा रियाज साहिबा को याद कर रहे हैं, और हम यकीनन अब मुझे उम्मीद है कि ये जो आलमी कॉन्फ्रेंस उर्दू की हो रही है, इनेकाद किया जा रहा है आर्ट्स काउंसिल में, उसमें भी ज़रूर इनका जिक्र होगा। ये पहली कॉन्फ्रेंस ही आपको बताते चलें कि अक्सर लोग इंडिया में होने वाले रेख्ता फेस्टिवल की बात करते हैं या इंटरनेशनली बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं, मगर उर्दू क्योंकि हमारी कौमी ज़बान भी है, सबसे पहली कंट्रीब्यूशन लोग भूल जाते हैं कि ये पाकिस्तान की ही की तरफ से थी। 2008 में पहली दफ़ा ये आलमी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की गई, और आज हमने सुबह सुबह जो आर्ट्स काउंसिल के रूह रवां हैं द प्रेसिडेंट जनाब अहमद शाह साहब, उनको भी दावत दी। उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि दिस इज़ गोइंग टू नाउ बिगिन। आज 22 तारीख है, तो बाकायदा इसका जो ओपनिंग सेरेमनी है वो आज होगी इस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद अगले 3 रोज़ तक आप देखेंगे कि मुख्तलिफ सेशंस हैं जिसमें परफॉर्मेंसेस भी हैं, रिसाइटल्स भी हैं, गुफ्तगू भी है, और ऐसी नशिस्तें भी हैं जिसमें उर्दू अदब की ना सिर्फ जो क्लासिक लिटरेचर है बल्कि प्रोग्रेसिव एंड प्रेजेंट लिटरेचर के बारे में भी बात की जाएगी। तो अस्सलाम वालेकुम अहमद शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस सुबह को हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होने का। हमें पता है कि आप और आपकी टीम इस वक्त बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होंगे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आपसे पहला सवाल यही करना चाहेंगे कि माशाल्लाह इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ करते हुए अब ये 11वां साल है, तो अगर आप कंपेयर करें कि कहाँ से चला था ये कारवान, और उस जगह से लेके आज तक की जो ये मंजिल आपने पाई है, ये जो पड़ाव पे आप पहुँचे हैं, ये कितना मुश्किल सफ़र रहा है, इसमें किन किन लोगों का आपके साथ साथ रहा, किन की कॉन्ट्रीब्यूशन रही टू मेक इट इवन पॉसिबल? देखिए सिद्रा, आप जानती हैं, आप इतने साल से कनेक्ट रही हैं इस कॉन्फ्रेंस से, कि शुरू में हमें बहुत मसाइल का सामना था, लेकिन अब चूँकि ये दुनिया में उर्दू के हवाले से सबसे बड़ी ब्रांड बन चुकी है, तो इसमें बहुत सपोर्ट हमें मिलती है। और अगर मैं सिंध गवर्नमेंट का ख़ास तौर पे जिक्र करूं, तो ये कॉन्फ्रेंस या यूथ फेस्टिवल या थिएटर फेस्टिवल या म्यूज़िक फेस्टिवल, ये आर्ट्स काउंसिल की उर्दू कॉन्फ्रेंस यहाँ तक पहुँचे हैं, उसमें सबसे बड़ी सपोर्ट हुकूमत सिंध की हमें हासिल है। अच्छा, और ये भी बताइएगा कि पहली उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस जब आपने उसका इनेकाद किया 2008 में, आज तक का ये सफ़र कितना मुश्किल रहा? क्या इसमें आप समझते हैं कि ऐसे चैलेंजेस भी आए जब आपको लगा कि शायद इम्पॉसिबल होगा इसको कैरी ऑन करना कभी, क्योंकि हम देखते हैं कि इसमें शायर अदीब पूरी दुनिया से शिरकत करते हैं, उनको लाना, कोऑर्डिनेशन, एनी ऑफ दोज चैलेंजेस अहमद साहब? पहली आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जब मुनक्कद की थी 2008 में, तो एक ख्वाब लगता था, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। आर्ट्स काउंसिल के पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, और सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि अब हम कॉन्फ्रेंस 4 दिन की करते हैं, हमारी पहली कॉन्फ्रेंस 7 दिन की थी। और उसी के दरमियान ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान में बम धमाके हुए बॉम्बे में, और वो भी खासी टेंशन हुई, लेकिन 12 टॉप स्कॉलर गोपीचंद नारंग साहब और खलीक अंजुम साहब और ये सब यहाँ आए हुए थे, और ये कॉन्फ्रेंस 7 दिन तक अपनी आबोताब से जारी रही। वसाइल महदूद थे, उस वक्त कम्युनिटी सिस्टम पे कॉन्फ्रेंस होती थी, ज़्यादातर जो डेलीगेट आते थे लोगों के घरों पे, यूनिवर्सिटीज़ के गेस्ट हाउस में ठहरते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशी हालात भी बहुत बेहतर हो गए हैं, इस शहर कराची ने इस कॉन्फ्रेंस को ओन कर लिया है, तो इसलिए अब बहुत आसानी हो गई है, पूरा साल लोग इंतज़ार करते हैं इस कॉन्फ्रेंस का। ये भी जानना चाहेंगे अहमद शाह साहब कि आपने 11 सालों में, जैसे आपने कहा कि एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, इसमें आई एम श्योर सोशल मीडिया का भी एक पुल रहा होगा कि जितने लोगों को अगर आप वहाँ अकोमोडेट नहीं कर सकते या पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में मौजूद हैं, और इस गुफ्तगू से यहाँ पे जो आपने सेशंस ऑर्गेनाइज़ किए हैं उससे वो भी महसूस होना चाहते हैं, वो भी उसमें अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, अच्छी उर्दू सुनना चाहते हैं, तो उनके लिए आपने कोई कनेक्ट बनाया हो, और उसके थ्रू अब आपने क्या बदलाव देखा जो आपके
आपके आने वाले हैं, जो इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं, जो ऑडियंस आती है, वो उनका आपने रवैया और उनका आपने रिएक्शन क्या पाया? यूथ का आप जानती है सिद्रा के शुरू में तो यूथ का बिल्कुल ताल्लुक नहीं था, समझा जाता था कि उर्दू 60-70 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का मसला है। लेकिन गुज़श्ता 11 बरस में लाखों नौजवानों से आर्ट्स काउंसिल कनेक्ट हुई है यूथ फेस्टिवल्स के थ्रू। उस यूथ फेस्टिवल में उर्दू के तहरीरी मुकाबले, तकरीरी मुकाबले भी शामिल है। तो इसलिए अब इस कॉन्फ्रेंस की एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है और लोगों की बड़ी तादाद ना सिर्फ उर्दू बल्कि थिएटर का सेशन है, म्यूज़िक का सेशन है, फाइन आर्ट के सेशंस होते हैं, फिल्म का सेशन होता है। तो ये सारे सेशंस की वजह से सारे तमाम डिपार्टमेंट जो मुताल्लिका परफॉर्मिंग आर्ट और फाइन आर्ट के हैं, इसको 360 डिग्री में हम कवर करते हैं और बड़े बड़े लोग इन शोबों के शरीक होते हैं। तो इसलिए अब नौजवानों की दिलचस्पी बहुत बढ़ गई है। दूसरी वजह यह है कि अब हमने भी वक्त की ज़रूरत को महसूस करते हुए बहुत अहमियत देनी शुरू की है सोशल मीडिया को। और अब हमारी ज़्यादातर 90% आप समझें हमारी कनेक्टिविटी जो बनी हुई है वो बनी हुई है सोशल मीडिया पे। और चूँकि वो ज़्यादा नौजवान यूज़ करते हैं तो ज़्यादा नौजवान हमारे साथ कनेक्ट हैं। उसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस में उर्दू साइबर स्पेस में एक खुसूसी सेशन भी हो रहा है। सही, मेरे ख्याल में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त भी पाकिस्तान के, क्योंकि अंग्रेज़ी वो पेनिट्रेशन नहीं है और लैंग्वेज बैरियर समझते हैं इंटरनेट के लिए। अगर वाकई उर्दू साइबर स्पेस इज़ अ वेरी रेलिवेंट थीम फॉर पाकिस्तान। आखिर में आपसे पूछना चाहूँगी कि इसी तरह साल दर साल इंशाल्लाह ताला आप ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करते रहें, स्कॉलर्स को, मायनाज लोगों को इसमें दावत देते रहें और हमें ये मौका मिलता रहे कि हम अपनी विरासत को, अपनी तहजीब को बेहतर समझ सकें। आपके अपने क्या प्लान्स हैं फॉर द years to come? ये किस तरह ये फेस्टिवल मज़ीद ग्रो करेगा? आप लोगों को पास जो फीडबैक यानी आने वालों की, हुकूमती इदारों की, बाकी जो आपके स्पॉन्सर्स हैं उनकी तरफ से भी तो आपको फीडबैक मिलती होगी। सो व्हाट्स द विजन फॉर द वे फॉरवर्ड? मैं समझता हूँ बिल्कुल कि उर्दू का रुझान कम हुआ है और उसकी एक बात है जो मैं 11 साल से कह रहा हूँ कि जिस ज़बान को पढ़ के बच्चे को रोज़गार नहीं मिलता वो ज़बान तरक्की नहीं कर सकती। लेकिन गुज़श्ता बरस जस्टिस जवाद ख्वाजा की बेंच ने खुशकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि उर्दू को फौरी तौर पर सरकारी ज़बान के तौर पर नाफिज किया जाए। वो अभी तक नाफिज नहीं हो सकी, लेकिन आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पे मैं एक पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूँ कि वो जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और आजकल सुप्रीम कोर्ट जिस तरह प्रोएक्टिवली काम कर रही है, मुझे यकीन है कि अगले बरसों में ये इस पे अमल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद शाह साहब हमारे साथ मौजूद रहने का। और अब थोड़ा सा मेरे ख्याल में हमने सोल फूड की तो बात कर ली, ज़रा प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड पे भी आ जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि वन ऑफ द साइलेंट किलर डिजीज़ जिसके बारे में कहा जाता है वो है ब्लड प्रेशर, और आम तौर पे तमाम ही मामलात को वहीं से उसमें बिगाड़ पैदा होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पर बात की जाए। और लोग कहते हैं कि इसका कोई इलाज एज सच नहीं, आप इसको लाइफस्टाइल से मैनेज कर लेते हैं, या फिर अगर आप डॉक्टर्स के पास जाएँ तो वो आपको परमानेंटली इसको मैनेज करने के लिए कुछ दवाइयाँ देते हैं, लेकिन उसकी भी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। हम अपने प्लेटफॉर्म से तमाम वो लोग जो ब्लड प्रेशर के मर्ज से या उस कंडीशन से सफ़र करते हैं उनको ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि आपकी दवाई अगर एक दफ़ा आपको रेकमेंड कर दी गई है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ज़िंदगी भर वही नुस्खा चलता रहेगा। आपको अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर भी करना है और रेगुलरली अपने डॉक्टर से, अपने मौलद से भी रुजू करना है। लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, ये जानने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है जनाब डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद को। बहुत बहुत शुक्रिया ग़ुलाम साहब यहाँ पे मौजूद होने का। आपसे यही जानना चाहेंगे कि पहले तो हम सुनते थे वही बात के मिडिल एज एंड बियॉन्ड, यानी किसी ने कहा कि जी 40 साल 45 साल उम्र जब हो जाती है उसके बाद लोगों को ब्लड प्रेशर की ये जो प्रॉब्लम है वो आती है। लेकिन आज हम देखते हैं कि बड़े यंग लोग, कुछ लोग जिम जा रहे हैं, रेगुलरली अपना लाइफस्टाइल बड़ा हेल्दी किया हुआ है, लेकिन उनकी ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। इसमें अब क्या वजह देखी जा रही है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो है माइंड का, इसका ताल्लुक होता है सारा जी। ठीक है, जैसे ब्लड प्रेशर जो है बेसिकली ये हमारे माइंड को, हमारा हार्ट जो है हमारी बॉडी को पूरी ब्लड सप्लाई कर रहा होता है, और इसकी एक नॉर्मल रेंज होती है 120/80 जो है जी। इसमें जब हम पूरी बॉडी को जब ये फ्लो, ब्लड का फ्लो जाता है तो उसके अंदर एक चीज़ ये होती है कि जहनी तौर पर आप स्ट्रेस या डिप्रेशन में, जिसकी सबसे बड़ी वजह जो है ब्लड प्रेशर की वो
ये आप ओवरऑल इसको अगर एवरेज में लेके आए तो तकरीबन 90% लोग जो है वो टेंशन डिप्रेशन की वजह से ब्लड प्रेशर में जाते हैं। जो सेकंड फेज आता है उसका ये आता है कि जैसे अब डाइट का इशू होता है, जिसमें आप जंक फूड ले रहे हैं या कोई ऑयली डाइट ले रहे हैं या नमक अंडा इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है या और कोई रिसोर्सेज होती है, पर 90% पेशेंट जो है वो स्ट्रेस में जाते हैं, उसकी वजह से उनको ब्लड प्रेशर शूट अप करता है। लेकिन गुरान साहब यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि आम तौर पे अगर लोगों की डाइट देखी जाए तो ट्रेडिशनली पाकिस्तान की डाइट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई है, यानी नमक का इस्तेमाल हमारे खानों में यकीनन ज़्यादा होता है, अंडा गोश्त हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। क्या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना भी हमारे ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है? बिल्कुल अफेक्ट करता है, क्योंकि हमारी आर्टरीज जो है उसमें ब्लॉकिंग शुरू हो जाती है। जैसे मैंने अभी कहा कि बिल्कुल प्रेशर ज़्यादा होता है ना, कि एक पाइपलाइन है उसके अंदर अगर कचरा आ गया है तो पीछे से जो मोटर जो होगी वो प्रेशर देगी तो वो बहुत उसको ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो मोटर गर्म भी हो जाती है। इसी तरीके से हमारी बॉडी में जो अल्लाह ने जो सिस्टम बनाया है, आर्टरीज का हमारा जो सिस्टम होता है उसको एक लिमिट उसकी रखी है कि इतना प्रेशर वो बर्दाश्त कर सकती है। अब जब आर्टरीज के अंदर जब ब्लॉकिंग आती है इसके अंदर, जिसको कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है, कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज में जमना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद जो है ना फिर वो आर्टरीज के ऊपर प्रेशर देती है, तो फिर उससे और बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हार्ट पेशेंट हो जाएगा, अदरवाइज और भी उसको प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होती है। फिर यही चीज़ें होती हैं कि जो डाइट, इसको हम कहते हैं कि भाई डाइट का भी ख्याल रखना चाहिए। अब डाइट के अंदर बेसिकली ऑयली फूड वगैरह हो गया, कोई भी किसी भी किस्म का आप ऑयल ले लें, वो हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड स्पेशली जो ना वो बढ़ाएगा। जब ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है तो हमें हार्ट की तरफ जो ना हार्ट प्रॉब्लम की तरफ, हार्ट अटैक की तरफ लेके जा रहा होता है। डॉक्टर साहब व्हाट अबाउट ये अगर हम देखते हैं कि हमारे लाइफस्टाइल में वर्जिश, कुछ लोग अक्सर ये कहते हैं कि जी एक्सर्शन और एक्सरसाइज में फ़र्क उनको नहीं पता, तो वो कहते हैं कि जी हम पूरा दिन काम कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, जो कि जहनी काम ज़्यादा होता है, टेंशन ज़्यादा होती है, लेकिन वो जो होता है ना कि आप अपने जिस्म को बाकायदा वर्जिश की नीयत से थकाएँ या कोई इस तरह का काम करें जिससे आपकी एक आप कहते हैं ऑक्सीजन के आपको सप्लाई बॉडी को मिले, वो हम नहीं कर रहे हैं आजकल। What would your recommendation be? ठीक है, इसके लिए तो मैं सिर्फ आपको एक बता दूं कि जैसे हदीस में भी आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमल का दारो मदार नियत पर है। सही। ठीक है, हम लोग जो जिस तरीके से हम रोज़मर्रा के काम कर रहे होते हैं वो हमारी बॉडी उसमें यूज टू हो जाती है, तो उसको डेली बेसिस के ऊपर जो ना वो काम मिल रहा होता है, वो यूज टू होती है उसमें। बेसिकली उसके लिए हमें स्पेशली जो ना ये नियत करके भी, जैसे मैंने आपको ये कोट किया कि अब नियत करके हम एक टाइम निकाल के सिर्फ बॉडी की एक्सरसाइज के लिए 20 मिनट 30 मिनट इनफ है, तो उसमें एक्सरसाइज को टाइम दें, थोड़ा सा वॉकिंग को टाइम दें, उससे फ़र्क पड़ता है। सही। तो आप कह रहे हैं कि लाइफस्टाइल चेंजेस में ऑफ कोर्स आपकी डाइट को आपने देखना है कि लो कोलेस्ट्रॉल डाइट हो, नमक का इस्तेमाल उसमें कम हो, बिकॉज सोडियम आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, एंड ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल चेंजेस में एटलीस्ट अपने लिए दिन में आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक निकालें जिसमें आप अपने आप को वर्जिश की नीयत से कोई भी एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी यू लाइक, जिम चले जाइए, वॉक कर लीजिए, रस्सी कूद लीजिए, जो भी, दे कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज़ फॉर दैट, राइट? डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ मौजूद होने का। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इन्होंने ही कही कि जहनी परेशानी, अपने जहन को थोड़ा सी देर के लिए सुकून दीजिए। बड़े बड़े मसाइल आपके सामने हैं जिनका हो सकता है अगर आप 4 घंटे भी एक साथ बैठ के लगातार सोचें तो उसका हल नहीं निकाल पाएंगे। तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि थोड़ी देर के लिए अपने आप को उस मसले से अलग कर लीजिए, अपने आप को काम डाउन कीजिए। सो ऑन दैट नोट वी आर गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड देन वी विल बी राइट बैक। और बहरीन की इंटरनेशनल बैडमिंटन सीरीज के बाद आलमी रैंकिंग में टॉप 200 में आने वाली पहली पाकिस्तानी प्लेयर बनने वाली माहूर शहजाद से भी मिलवाएंगे। वी आर सो प्राउड ऑफ माहूर, और इंशाल्लाह आज से जब अभी उनसे हम गुफ्तगू करेंगे तो आपको बताएंगे कि वो जज्बा, वो लगन क्या होती है। अब अ वेरी वेरी क्लियर एम्बिशन फॉर दिस यंग गर्ल, फॉर दिस यंग एथलीट कि मैंने अपने आप को टॉप 70 ऑफ द वर्ल्ड में लेके आना है। शी इज़ प्लेइंग अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स दीज डेज, लेकिन आपसे मिलवाएंगे उनको हमारे सेगमेंट मिलो पाकिस्तान से में। सबसे पहले लेट्स टेक अ लुक एट हर पैकेज।
कराची की माहूर शहजाद का एहसास, कौम की इस बेटी ने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। माहूर शहजाद बहरीन की इंटरनेशनल बैडमिंटन सीरीज के बाद आलमी रैंकिंग में टॉप 200 में आने वाली पहली पाकिस्तानी प्लेयर बन गईं। माहूर शहजाद इस वक्त आलमी दर्जाबंदी में 192वीं पोजीशन पर हैं। रोशनियों के शहर कराची में पैदा होने वाली माहूर शहजाद एशियन गेम्स 2014 और कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में भी मुल्क की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। सन 2016 में उनकी आलमी रैंकिंग 405, जबकि मार्च 2017 में 246 थी। लेकिन अब वो अपनी इस रैंकिंग में मजीद बेहतरी लाते हुए 192 नंबर पर जगह बनाने में कामयाब हो गई हैं। जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, माय फेवरेट सेगमेंट, योर फेवरेट सेगमेंट मिलो पाकिस्तान से में। और जब भी इसमें कोई एथलीट या प्लेयर आता है, पता नहीं क्यों हम और मैं और मेरी पूरी टीम हम बड़े एथलेटिक, बड़े फिट महसूस करने लगते हैं अपने आप को। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि हमें उल्टा महसूस करना चाहिए क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल काफ़ी अनफिट है, बट नन द लेस देयर एनर्जी, देयर एम्बिशन इज़ कंटेजियस। और मुझे खुसूसी तौर पर बड़ी खुशी होती है व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स, बिकॉज एक तो पाकिस्तान में वैसे ही हमारे पास जो प्लेयर्स के लिए वसाइल हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो हमारा पूरा इकोसिस्टम है उनके लिए वो काफ़ी लिमिटेड है। और लड़कियों के लिए मेरे ख्याल में ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाती है ये सिचुएशन। हमारी बहुत सारी मिथ्स एंड स्टिग्मास अटैच हैं। दैट्स व्हाई आई वांट टू ब्रिंग इन द वंडरफुल फीमेल एथलीट्स जो कि अपने काम से, अपने स्पोर्ट से इतनी मोहब्बत करती हैं कि दे आर रियली गोइंग प्लेसेस बिकॉज ऑफ दैट। सो वी हैव टुडे विद अस माहूर शहजाद। अस्सलाम वालेकुम माहूर, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम एंड इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो। आप बहरीन से अभी वापस आए हो, पहले तो मुझे ये जो लेटेस्ट आपका टूर्नामेंट था उसके एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। यू नो बैडमिंटन फॉर यू इज़ अ वे ऑफ लाइफ और अल्हम्दुलिल्लाह यू हैड अ सीरीज ऑफ विंस। तो अब जब किसी टूर्नामेंट में जाती हो तो जहन में क्या होता है? व्हाट आर यू मोस्ट एक्साइटेड अबाउट? यू नो व्हाट हैव यू कम बैक विद? हाउ हैव यू ग्रोन एज एन एथलीट? जब लोकल टूर्नामेंट्स में खेलती हूँ तो उसमें प्रेशर बहुत होता है क्योंकि अपनी पोजीशन को मेंटेन करना है, क्योंकि पाकिस्तान नंबर 1 हूँ तो हर मैच में होता है कि अगर हार गई तो बहुत मतलब रेपुटेशन ख़राब होगी, तो उसमें प्रेशर होता है विन करने का, फाइनल्स तक पहुँच के फाइनल्स भी जीतना होता है। और बाकी जब इंटरनेशनल मैचेस होते हैं तो उनका एक अलग से ही प्रेशर होता है। जब जैसे कि उनके अभी जैसे मैं दुबई खेलने गई थी, बहरीन के बाद मैंने अभी दुबई खेला है, तो उसका जो कोर्ट था वो काफ़ी मतलब बड़ा था और इस तरह पाकिस्तान के कोर्ट्स नहीं होते, तो वहाँ पे मतलब उसको एयर ड्रिफ्ट थी तो उसको हैंडल करना, फिर वहाँ पे वाइट कलर का पीछे बैकग्राउंड था तो वहाँ पे शटल नहीं दिखती थी, कोर्ट काफ़ी बड़ा था तो उसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात थी। तो उन सब चीज़ों को हैंडल करना और उनका अलग से प्रेशर होता है। लेकिन यह कि जिस तरह आप खेलते रहो बाहर के टूर्नामेंट्स, आपको उतना एक्सपीरियंस होता है, तो मैं यही कहूँगी कि अच्छा मतलब उसमें आपकी एक फ्लेक्सिबिलिटी एज एन एथलीट डेवलप हो जाती है कि किसी भी सर्कमस्टांसेस में, कैसा भी कोर्ट हो, कैसे भी प्रेशर्स हो, आप आई थिंक द रियल मेक और ब्रेक इज दैट एबिलिटी टू टेक प्रेशर, राइट? मारू, मुझे ये बताओ कि अक्सर हम टेलीविजन स्क्रीन्स पे कुछ एंडोर्समेंट्स देखते हैं, एड्स देखते हैं, people are pretending to be athletes and माशाल्लाह you guys given so much। यानी आसान नहीं है दिन में 6 से 8 घंटे एक स्पोर्ट के लिए ट्रेन करना, उसके दूसरे प्रेशर्स का भी जैसे आपने हवाला दिया। कभी दिल में नहीं आता कि भाई हम जो इतनी सारी लड़कियां मेहनत कर रही हैं, हमें क्यों नहीं फीचर करते ये लोग इस तरह के एड्स में जिसमें एक्चुअली एक यू नो समबडी इज प्रिटेंडिंग टू बी अ स्पोर्ट्स स्टार? बिल्कुल होता है फील, क्योंकि हम लोग जितनी मतलब एफर्ट्स पुट करते हैं और हमारी ट्रेनिंग में इतनी जान लगती है कभी कभार, और अगर आपको उस तरह का रिवॉर्ड नहीं मिले तो जाहिर सी बात है फील होता है। लेकिन फिर यही है कि मेरा मेन एम जो अभी ये है कि ओलंपिक्स के लिए मुझे क्वालिफाई करना है, और मुझे ये है कि मैं मतलब अगर क्वालिफाई करती हूँ, अब जितनी मेरी रैंकिंग अच्छी होती है तो उतना मुझे सेटिस्फैक्शन होती है कि हाँ भाई मैं अपने ओन पे तो कर रही हूँ। बाकी हाँ, ये जो ब्रांड्स हैं इनको खुद चाहिए कि प्लेयर्स को कांटेक्ट करें, क्योंकि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं तो उसका जाहिर सी बात है रिवॉर्ड यही होता है कि हम लोगों को अप्रिशिएट किया जाए, हमारी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया जाए। अच्छा, मैं अक्सर देखती हूँ कि चाहे हम न्यूज़पेपर की बात करें या अब तो खैर मेन स्ट्रीम टेलीविज़न मीडिया की भी बात करें, वी ट्राई टू लुक फॉर स्टोरीज़ लाइक यू, सक्सेस स्टोरीज़। लेकिन आपको क्या लगता है एक सडन बर्स्ट आता है, चला जाता है, या जिस तरह के हम कुछ और स्पोर्ट्स की तरफ देखते हैं, जैसे पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत मशहूर है, उस तरह का मोमेंटम और उस तरह की पजीराई, उस तरह की पॉपुलैरिटी अगर और फोकस दूसरे अगर स्पोर्ट्स की तरफ लाना है, उसके लिए क्या किया जा सकता है?
अभी जैसे बैडमिंटन में यही था, मैं नेपाल का टूर्नामेंट जीत कर आई थी तो काफ़ी मीडिया वालों ने अटेंशन दी थी, लेकिन यही है कि फिर वो एक मरतबा फोकस करते हैं, इतना फॉलो अप नहीं करते एथलीट्स के पास, सस्टेन्ड एफर्ट नहीं होती। लेकिन क्रिकेट को यही है कि उसको मतलब फोकस कंटिन्यूड अटेंशन मिलती है, इतना बाकी स्पोर्ट्स को नहीं मिलती। तो पहले अगर चाहिए कि हमारे जो बाकी स्पोर्ट्स हैं उनको हाईलाइट करने के लिए चाहिए कि जो हमारे जो नेशनल लेवल पे जो मैचेस होते हैं मीडिया को चाहिए वो दिखाए, जैसे जियो सुपर है वो चाहिए कि हमारे जो नेशनल मैचेस हो रहे हैं उनको दिखाएं, इंटरनेशनल मैचेस को जाके कवर करें ताकि लोगों को पता चले बैडमिंटन क्या है, हमारे टॉप के प्लेयर्स कौन है, हमारे बैडमिंटन के स्टार्स कौन है। इसी तरह ये गेम आगे चलेगा। फिर उसके बाद इनको स्कूल लेवल पे जो है उस पर जाके बच्चों को बताएं, वहाँ पे जाके वो रख सकते हैं, बैडमिंटन कोर्ट बना सकते हैं ताकि प्लेयर्स खेलें, स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा खेलें और फिर इस गेम में ज़्यादा से जाएं, तभी इस तरह ये गेम पाकिस्तान में और फेमस होगा। How did you become interested in badminton? बेसिकली माई फादर प्लेड बैडमिंटन टिल जूनियर लेवल, तो उनको शुरू से ही था कि मैं अपनी जो दोनों बेटियाँ, मेरी एक बड़ी बहन भी है, कि मैं उनको बैडमिंटन में डालूंगा। तो 11 ईयर्स कि जब मैं थी तब हम लोग सिर्फ गलियों में बैडमिंटन खेलते थे। उसके बाद फिर पापा ने क्लब में मेंबरशिप ली, सनसेट क्लब में, वहाँ पे मैंने खेलना शुरू किया। वहाँ पे पापा सुबह में कोचिंग कराते थे और शाम में इफ्तिखार अंकल थे तो उनके साथ कोचिंग करती थी। इस तरह जब मैं 13 ईयर्स की थी तो फर्स्ट टाइम मैंने अंडर 19 नेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया और मैंने फर्स्ट टाइम ही वो विन कर लिया। मेरे पेरेंट्स ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं विन करूँगी 13 ईयर्स की, लेकिन मैंने कर लिया विन, तो काफ़ी सबके लिए खुशी की बात थी। मतलब एक छोटे होते हुए आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट की थी, तो ये था जब एल्डेस्ट, आप सबसे बड़ी हैं? नहीं, मैं छोटी वाली हूँ। अच्छा। मैं बीच वाली हूँ, तो मेरी बड़ी बहन थी, उसका और मेरा कंपटीशन हुआ था फाइनल में, तो मैंने उसको हरा दिया था। तो मेरे पेरेंट्स को उससे भी ज़्यादा खुशी होती कि मैं छोटा होते हुए भी उससे अच्छा परफॉर्म किया। एंड नॉट टू स्टील योर थंडर, लेकिन हम अपने व्यूअर्स को बताते चलें कि अभी आपकी थोड़े दिन पहले हमने पाकिस्तानी पावर लिफ्टिंग एंड वेट लिफ्टिंग चैम्पियन रबिया शहजाद से आपकी मुलाकात करवाई थी। एंड रबिया इज़ द यंगेस्ट ऑफ यू 3 सिस्टर्स, यानी ये तीनों ही बहनें माशाल्लाह खेल कूद, स्पोर्ट्स में, एथलेटिक एक्टिविटीज़ में बहुत आगे हैं, एंड दिस रियली मेक्स मी वेरी वेरी प्राउड। लेकिन मामू, मुझे ये बताओ कि जिस तरह कि आप खुद कह रहे हो कि कोर्ट पे प्रैक्टिस करते हुए दिन में 6 से 8 घंटे उधर सर्व हो जाते हैं, सोशल लाइफ, फ्रेंड्स तो होते नहीं, लेकिन फ्रेंड्स में वैसे भी ग्रोइंग अप, डिड यू फील कि लड़कियों का वो इंटरेस्ट जो एथलेटिक्स में होना चाहिए, स्पोर्ट्स में होना चाहिए, वो नहीं है? आई एम श्योर कि व्हेन यू वर 13 यू मेट अ लॉट ऑफ पीपल जो बच्चे आपके साथ खेल रहे थे, एंड देन दे डिडंट कंटिन्यू बट यू डिड, सो व्हाट सेट्स इट अपार्ट? यानी वो आप समझते हैं कि उनके पास फैमिली सपोर्ट नहीं होती, खुद अपना इंटरेस्ट कम हो जाता है, व्हाट गोज रॉन्ग या व्हाट हैपेंस? मेरी जो अपनी बड़ी बहन थी उसने खुद यूनिवर्सिटी में आके बैडमिंटन इसलिए छोड़ दिया क्योंकि यूनिवर्सिटी के साथ बैडमिंटन को लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है। और वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, डीन्स लिस्ट में आती थी, तो इसलिए उसने बैडमिंटन को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया अपनी स्टडीज़ के लिए। मेरा भी IBA में एडमिशन हुआ, उसका IBA में एडमिशन, वो उसने IBA की ग्रेजुएट है, लेकिन मैंने फिर भी अपने साथ स्पोर्ट्स को कंटिन्यू रखा। तो ये फीमेल्स का यही मसला होता है कि वो स्टडीज़ के लिए, क्योंकि हमारे पर पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि नहीं आपने स्टडीज़ में अच्छा परफॉर्म करना है। मेरे पेरेंट्स शुरू से ही सपोर्टिव थे, उन्होंने कहा था, उन्होंने मेरे लिए बेसिकली स्पोर्ट्स चुना था। जब मेरा IBA में एडमिशन हुआ था तो पापा कहते कि तुम IBA छोड़कर सुपा यूनिवर्सिटी में ले लो ताकि तुम्हें एब्सेंसेस का कोई मसला ना हो, कोई तुम्हें तंग मंग ना करे। लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, मैं IBA में पढ़ूंगी। You know, this is one thing I have actually found as a basic theme line. हमने जितने भी यहाँ पे आपको मिलो पाकिस्तान से, मैं एथलीट से मिलवाया है, this has been an underlying recurring theme. आप चाहे नमीर की बात करें, who was a tennis coach, उन्होंने कहा कि जी हमारा एकेडमिक्स का स्ट्रक्चर ऐसा है कि बच्चे के या स्टूडेंट के कोई और इंटरेस्ट हो ही नहीं सकते, आप सिर्फ और सिर्फ उसको एकेडमिक्स में पुश किए जा रहे हैं। दिस इज़ नॉट हेल्दी एट ऑल। एंड इन फैक्ट आई वाज जस्ट टॉकिंग टू माय फ्रेंड हु इज़ who looks after student relations and campus activities but is also the head of psychiatry in एट दी आगा खान यूनिवर्सिटी, और वो भी इस वक्त एक ख़ास इनिशिएटिव ले रही हैं परवाज़ के नाम से, जिसमें यही बात करने की कोशिश की जा रही है कि स्टडीज़ एंड लाइफ का बैलेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू कांट जस्ट स्टडी ऑल द टाइम, राइट? तो इस वक्त क्या सिचुएशन है माहुर? यू हैव माशाल्लाह कंप्लीटेड यूनिवर्सिटी, उस वक्त आप 5 आवर्स ट्रेन करते थे, अब ज़रा ज़्यादा टाइम दे रहे हो, और आपने जैसे अपना एम्बिशन बताया कि यू वांट टू लैंड इन द टॉप 70, सो व्हाट्स द नेक्स्ट टूर्नामेंट दैट्स लाइंड अप फॉर यू? The next tournament that I will be participating is in Nepal, which is starting from 4 December. So I will leave for Nepal on 2nd December. उसके बाद इस साल तो नेपाल ही है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर से यूरोप में टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, so I will start playing from January.
फिर फेब में ईरान है। इस तरह करके मुझे 2019 में तकरीबन 15 to 20 टूर्नामेंट्स खेलने हैं ताकि मेरी जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो टॉप 70 में आ सके। और ये जो ओलंपिक्स का क्वालिफाइंग है वो अप्रैल 2019 से अप्रैल 2020 तक है, मतलब इसकी रैंकिंग देखी जाएगी कि आप कितनी रैंकिंग आती है मेरी। सो माहौर, फादर एक हैं, एथलीट्स तुम लोग दो हो, तो अब्बू कहाँ कहाँ जाते हैं, किसके साथ जाते हैं, किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं आजकल? पहले अभी जब मैं थी तो अभी कुछ अर्से पहले ही सारे जितने भी टूर्नामेंट्स होते थे उस पर पापा हमेशा मेरे साथ जाते थे। हम लोग यूरोप गए, लैटविया, लिथुनिया गए, नेपाल, इजिप्ट, बहरीन, तो पापा मेरे साथ हर टूर में होते थे। लेकिन 1-2 सालों से फिर पापा ने मुझे अकेला भेजना शुरू कर दिया। जैसे मलेशिया में अकेली गई, इजिप्ट इस बार मैं अकेली गई, जबकि काफ़ी उसके कंडीशंस इतने सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अकेली गई वहाँ पे। नेपाल ने इस साल अभी अकेले जा रही हूँ, मतलब पेरेंट्स में से कोई नहीं जा रहा। ये है कि पापा दोनों की तरफ होते हैं, सुबह में मुझे ट्रेनिंग कराते हैं, लेकिन फिर जैसे ही मुझे ट्रेनिंग करा के हम लोग पापा घर पे आते हैं तो रबिया की ट्रेनिंग तब चल रही होती है, तो फिर उसको गाइड करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। उनका तो फुल टाइम, यू नो, वी मस्ट सल्यूट देयर फादर। रबिया और यू नो माहूर के फादर को मेरी तरफ से तो यू नो स्पेशली आपको सलाम है, बिकॉज जितनी मेहनत आप अपनी बेटियों पे कर रहे हैं, वो जैसे कहते हैं ना कि वालिदैन अपनी बच्चियों को बेहतरीन चीज़ जो दे सकते हैं वो तालीम है, वो मौक़े हैं जिनका उन्होंने आपके लिए अरेंज किया। माहूर, इट वॉज अ प्लेजर टू टॉक टू यू एंड आई विश आई हैड मोर टाइम, बट आई रियली विश कि इंशाल्लाह ताला आप तमाम टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अपनी रैंकिंग को बढ़ाएं, और जब आप टॉप 70 में लैंड करेंगी ना, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपने दोबारा शो पे आना है और फिर हमने डिटेल में ये तमाम टूर्स को डिस्कस करना है। ये आपसे मेरा प्रॉमिस है। इज दैट गुड? चलें, ब्रिलियंट। इसी के साथ बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे, उसके बाद ज़रा बात करेंगे रेडियो के हवाले से भी, बिकॉज दैट वॉज द फर्स्ट टाइम मैनकाइंड स्टेप फॉरवर्ड और इस तरह की इंफॉर्मेशन जैसे आज हम देखते हैं इस तरह सामने आई। द ब्रॉडकास्ट मीडियम वॉज बॉर्न, और आज इसका क्या हाल है, आज इसका क्या रोल है, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और इस वक्त जो मेरा टॉपिक है उस पर हम काफ़ी अरसे से मेहनत कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि यकीनन वो जनरेशन जो हमारी तरह एनालॉग बचपन गुजार चुकी है, जिसके पास इंटरनेट और सोशल मीडिया और फेसबुक नहीं था, तो हमें बहुत सारे अदवार याद हैं, और इन्हें हम इसमें कोई शर्मिंदगी भी महसूस नहीं करते अपने आप को डेट करने के लिए, क्योंकि हमने वो सब कुछ देखा है। कुछ लोग कहते हैं ना कि जी आपके सामने एक कैसेट हो और एक पेन हो, तो कुछ बच्चों को तो बिल्कुल नहीं पता होगा कि इसके साथ करना क्या है। बल्कि किसी ने एक बड़ी अच्छी मज़ेदार बात शेयर की कि मेरी डेस्क से एक पुरानी फ्लॉपी निकल के आ गई, तो बच्चे ने देख के कहा, अरे वाह, आपने जो ना सेव आइकन को 3D में प्रिंट करके रखा हुआ है अपने पास। तो ये तो वो तब्दीली है जो बड़ी तेज़ी से आ रही है। बट वी वांट टू टॉक अबाउट रेडियो। रेडियो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों की यादों से जुड़ा हुआ है, जो लेट नाइट रेडियो शोज़ होते हैं। एक तरह से आपका वो दोस्त बन जाता है रेडियो जो आपका गमसार होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा वक्त है तो आप कोशिश करते हैं और आप सोचते हैं और इसी बात पर खुश हो जाते हैं कि जब मैंने रेडियो ट्यून किया तो मेरा फेवरेट गाना बज रहा है। यानी ये उस वक्त की बात है जब CDs नहीं होती थी, जब आप अपनी मर्जी से MP3 कोई नहीं सुन सकते थे, बल्कि यू हैड टू लिसन टू द कंप्लीट साइड A एंड साइड B टू गेट टू योर फेवरेट सॉन्ग। और अगर आप गाड़ी में बैठे ये सुन रहे हैं तो वो रिवाइंड फॉरवर्ड में ही आपका सफ़र तमाम हो जाता था। सो दीज आई मीन रेडियो मेड अ बिग इंटरवेंशन पाकिस्तान में। ऑफ कोर्स रेडियो पाकिस्तान का एक बहुत ही अहम किरदार रहा है। जितने ही अदवार गुजरे हैं, अगर हम बात करें पाकिस्तान की अहम जंगों की तरफ भी इशारा अगर करें, 1965, 1971, यानी वो वक्त जब ब्लैकआउट्स हुआ करते थे, खंदकें हुआ करती थी, लोगों को सेफ्टी जोन्स में जाने का कहा जाता था, तो रेडियो ने किस तरह काम किया। और उस वक्त की किसी भी कुदरती आफत में भी रेडियो ने एक अपना बड़ा ही कलीदी किरदार डाला। फिर हमने देखा कि एंटरटेनमेंट की दुनिया से थोड़ा बहुत टेलीविज़न के आने के बाद सिनेमा की वजह से रेडियो वॉश आउट हो गया। लेकिन पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो रेडियो में एक रिमार्केबल कमबैक इन 1994, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो साल, ये जो नया मिलेनियम है, इसके अंदर तो रेडियो की क्या ही शान है, क्योंकि हम सब के हाथ में एक स्मार्टफोन है। और जो पहले हमारा रेडियो सेट चाहे दादा दादी के रूम में हुआ करता था, अब हम सब के हाथ में, हम सब की पॉकेट्स में है। तो जो हमारे RJs की पजीराई है वो मेरे ख्याल में, उनकी फ़ैन फॉलोइंग किसी भी सेलिब्रिटी, किसी भी स्टार से कम नहीं है। आज हमने ऐसे ही ज़बरदस्त पैनल को अपने पास मदऊ किया है, लेकिन उससे पहले हम आपको ज़रा रेडियो के जो मुख्तलिफ अदवार गुजरे हैं और ख़ास तौर पे जो इसका रिश्ता नाता हम पाकिस्तानियों से है, उसके हवाले से एक पैकेज दिखाना चाहेंगे। लेट्स टेक अ लुक।
रेडियो समाजी और इखलाकी तरक्की का अहम जरिया। मुल्क और कौम की तरक्की में भी रेडियो को अहमियत हासिल। मल्टीमीडिया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस जदीद तरीन दौर में रेडियो आज भी अहमियत रखता है। ये जादुई डब्बा आज से 116 साल पहले एक इटालियन साइंसदान मार्कोनी की काविशों का नतीजा है। आज दुनिया में अरबों सामीन रेडियो की नशरियात से मुस्तफीद और महसूस हो रहे हैं। एक जमाना था कि रेडियो समाजी बैठक का अहम और बड़ा जरिया था। लोग एक जगह जमा होकर रेडियो की नशरियात निहायत शौक से सुनते थे। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में 51,000 रेडियो स्टेशन हैं और 2.4 बिलियन अफराद रेडियो की नशरियात सुनते हैं। एंड वेलकम बैक। जी हाँ, इसके अंदर समाजी किरदार की तो बात की गई, लेकिन हमें वो वक्त भी याद है कि सबसे पहले मुस्तफ़ा अली हमदानी ने 1947 में पाकिस्तान की जैसे ही क़याम हुआ उसके बाद पहली अनाउंसमेंट लाहौर से की गई कि ये है पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस और अब पाकिस्तान का बाकायदा क़याम हो चुका है और दुनिया की नक्शे पे एक नई रियासत, एक नया मुल्क उभर कर सामने आया। तो आई थिंक रेडियो और पाकिस्तान की हिस्ट्री तो बिल्कुल साथ साथ चलती है, लेकिन इसी हवाले से और आज के कुछ लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल हु रियली कंट्रीब्यूटेड, यानी हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अमशद शोभी साहब। आपका ताल्लुक अजमल शोभी साहब, आपका ताल्लुक रेडियो से है। ऑफ कोर्स आप पाकिस्तान रेडियो से भी मुंसलिक रहे और उसके बाद जो हम ये रिवाइवल की बात कर रहे हैं, प्राइवेट रेडियो की बात कर रहे हैं, तो FM 100 की कहते हैं कि बुनियादों से ही आपका सफ़र साथ चला है। ना सिर्फ खुद एक आरजे हैं ब्रॉज, यानी आपको शायद इनके चेहरे इतने जाने पहचाने नहीं लगते, वैसे अब तो सोशल मीडिया पर इनकी इतनी फॉलोइंग है कि इनके चेहरे से भी लोग बखूफ़ी वाकिफ़ हैं, लेकिन जब ये बात करेंगी और ख़ास तौर पर इनकी जब आप मीठी सी आवाज़ सुनेंगे तो आपको यकीनन याद आ जाएगा आपकी समातों को कि आपने कहाँ कहाँ इनकी आवाज़ सुनी है। शी ऑल्सो इज़ कनेक्टेड टू रिलेटेड टू FM 100, ब्रॉडकास्टर हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, एक्ट्रेस भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रबिया खान राजपूत। बहुत बहुत शुक्रिया रबिया यहाँ पे मौजूद होने का। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अ वेरी डियर फ्रेंड। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से इनका शौक शुरू हुआ और पाकिस्तान का कोई भी मैच हो क्रिकेट का ख़ास तौर पर, तो इनकी कॉमेंट्री चाहे ये रेडियो पे हो उस वक्त या ना हो, उसके यानी आपको सुनने में ज़रूर आता है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि कराची में एक दफ़ा एक ब्लैकआउट हुआ, ब्रेकडाउन हो गया जी, पूरा शहर अंधेरे में डूब गया था। रेडियो हमारा वाहिद सहारा था जो हमें बता रहा था कि भाई सारी चीज़ें सही हो जाएंगी बहुत जल्दी। और उस वक्त ये साहब जिस रेडियो से मुंसलिक थे वो काफ़ी ऊंचाई पे, उसके एक बड़ी लंबी ऊंची इमारत पे उसका ऑफिस हुआ करता था। तो रात को हम चल रहे थे और काफ़ी डिप्रेस थे और सोच रहे थे घर में तो अब लाइट नहीं है, गाड़ियों में लोग सफ़र कर रहे थे, तो अचानक से इनकी आवाज़ आती है कि अरे भाई मुझे दूर से कहीं लाइट नज़र आ रही है। तो खुद ही अपने आप को करेक्ट करते हुए कहते नहीं वो तो शायद दुबई नजर आ रहा है, मुझे कराची में इस वक्त कहीं लाइट नहीं आई है। हमारे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम अदील। वालेकुम सलाम। आपको भी माशाल्लाह रेडियो करते करते 14 साल हो गए अदील। माशाल्लाह माशाल्लाह। It's been a long time. And it's a passion, right? Because otherwise people don't know that you're a banker as well and now you're with the corporate circle. Yeah. लेकिन जनाब रेडियो पे आपका फर्स्ट लव है। बड़ा ही जैसे कहते हैं ना कि खौफनाक सा नशा। फर्स्ट लव वैसे क्रिकेट है, अच्छा, फिर उसके बाद फुटबॉल है और फिर शायद रेडियो है। हाँ। बट नहीं, वाकई यू आर राइट। और ऑनेस्टली आई बी वेरी फ्रैंक, मैंने सोचा था कि मैं 4 या 5 महीने के लिए रेडियो करूँगा, बिकॉज शोभी साहब को और FM 100 के लोगों को सुनते हुए कभी सोचा भी नहीं था कि हम खुद रेडियो कर रहे हैं। और जब मेरे पास ये ऑफर आई थी हमने कहा चलो ज़िंदगी में ये काम भी कर लेते, हाँ। कम से कम एक रिग्रेट तो ना हो। 4 महीने का सोच के स्टार्ट किया था। It's been 14 years now. माशाल्लाह। अच्छा, और जैसे आपने शोभी साहब का जिक्र किया, शोभी साहब हम सब के बचपन की बड़ी मीठी मीठी यादें FM 100 से जुड़ी हुई हैं, जिसमें हम सब ने अपना अपना वर्जन ऑफ अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान किया है, जो कि एक सिग्नेचर लाइन भी बन गई थी। पहले तो ये बताइए, क्योंकि आप उनके साथ बिल्कुल फ्रॉम द वर्ड गो थे, हु केम अप विद अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान? मेरा रेडियो पे मतलब मेरा भी बचपन से बड़ा शौक़ रहा मुझे जी कि रेडियो का, कि मुझे मैं रेडियो जाऊँ। अच्छा, बचपन से वैसे मैं रेडियो पे सुनता था तो उन्हीं की तरह बोलता भी था। हाँ। तो अम्मी कहती थी तुम रेडियो के अंदर कुछ घुस के बैठ जाओ, अंदर जाके तुम क्या, तो बहरहाल तो वो मैं रेडियो पाकिस्तान पे वैसे ऑफिशियली तो मैंने बड़े ऑडिशन दिए वहाँ पर जी। वो हमेशा मुझे रिजेक्ट करते रहे। अनऑफिशियली मेरी आवाज़ सुबह से शाम तक रेडियो पाकिस्तान में चलती थी जी। तो वो होता ये कैसे होता था? यानी आपको शो नहीं दे रहे थे लेकिन बाकी मुझे ऑफिशियली जो है वो मतलब मुझे वहाँ पर एज एम्प्लॉई वो कह रहे नहीं यूँ है फलाना है ढिमाका है, मगर अनऑफिशियली मेरे जो फीचर थे, प्रोग्राम थे जो प्राइवेटली बाहर रिकॉर्ड होते थे, और निसार मेमन साहब के साथ मैंने बहुत काम किया माशाल्लाह। और वो तो अब तो कंट्रोल रिटायर हुए, जब वो प्रोड्यूसर थे तो बहुत काम होता था, सुबह शाम दिन रात
प्रोग्राम चल ही रहे होते थे जी। कभी फीचर में मैं होता था, मतलब सदाकार की हैसियत से, कभी अनाउंसर की हैसियत से, कभी किसी हवाले से प्रोग्राम चलते, मगर वो कह नहीं ऑफिशियली यार ये है मसला है। तो जब 95 में FM 100 जब लॉन्च हुआ, उससे भी 2 दिन पहले मैं रेडियो पाकिस्तान पे आखिरी ऑडिशन देकर आया, और आखिरी ऑडिशन देने के बाद मैंने वहाँ पर ये क्या किया कि आज के बाद ज़िंदगी भर यहाँ मैं आऊँगा नहीं, शक्ल नहीं देखूंगा मैं शौक को ख़त्म कर दूंगा मैं। अच्छा, मैं मेरा बहुत पुराना दोस्त था जो मैं रीगल में उनकी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप थी, तो मैं सीधा यहाँ से उसके पास गया हूँ। मैं कहने क्या हुआ, मैंने कहा यार लानत भेज, आज के बाद ये शौक ही ख़त्म कर देना मैंने, अब नहीं मैंने कहीं जाना, छोड़ो दफ़ा करो। तो कहने का हुआ क्या, फिर मैंने कहा बस वो उन्होंने वही कहा नहीं जी अभी तो यूँ है फलाना ढिमाक है। और जबकि इंजीनियर जिन्होंने रिकॉर्ड किया मुझे मेरा ऑडिशन, वो बड़े सीनियर थे, वो कह लेंगे शोभी आज तो मतलब कोई हो ही नहीं सकता कि तुम्हें ऑफिशियली कोई रिजेक्ट कर दे, कोई नहीं, तुम्हारा तलफ़ुज़ इतना अच्छा है, तुम्हारी अदायगी, तुम्हारा बोलने का अंदाज सब कुछ है। तो कहने लगा यार छोड़ लानत भेज। मैं अब ये FM 100 लॉन्च हुआ, देख सुनिए ये कल ही मतलब उनका और ऐड चल रहा था, अगर आप की आवाज़ में दम है, अगर आप कर सकते हैं तो लोगों को अपने खींच सकते हैं, तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं। तो कहने लगे यहाँ, मैंने कहा यहाँ भी जाऊँगा, यही होगा जो होता है हमेशा से। आप इतने दिल बर्दाश्त तो मैं वाकई सिदरा में बहुत दिल बर्दाश्त था, मगर अंदर से मतलब एक ख्वाहिश भी थी कि करना भी है। तो कहने लगा यार चल, मैंने कहा छोड़ यार, कह रहा नहीं अगर तू नहीं गया यहाँ पर तो आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म, तू मेरे लिए मर गया, मैं तेरे लिए मर गया, बस। तो मैं फिर दोस्ती ऐसी थी कि मैंने कहा अच्छा ठीक है। दूसरे दिन सुबह मैं गया हूँ वहाँ पर, और मैं लाइन में लगा हूँ ऑडिशन के लिए। अच्छा, इतनी उसका पुल था, सोचिए पहला था ना, बेशुमार लड़के लड़कियां आए थे। नहीं, और वही सेंटर में हमारा ऑफिस था कि हम और आप आज शायद उस बारे में सोच नहीं पाते, क्योंकि 100+ टेलीविजन चैनल्स हैं, और खुद अपना कैमरा निकाल के भी आप घर बैठे स्टार बन सकते हैं। लेकिन उस वक्त का जरा इमेजिन कीजिए कि जब एक ही इदारा था PTV, या प्राइवेट प्रोडक्शंस बड़ी लिमिटेड STN होती थी, और आप रेडियो पाकिस्तान के बाद अगर पहला प्राइवेट रेडियो चैनल हो तो उसकी एक पुल है, पीपल वांट टू बी देयर। तो मैं वो जो लाइन में लगा रहा, पहले दिन तो नंबर नहीं आया मेरा, टाइम खत्म हो गया, उनकी टाइम खत्म हो गया, कल आइए। जैसे मेरे मुझसे पहले 4-5 लोग बाकी, तो फिर दूसरे दिन मैं गया हूँ, दूसरे दिन मैंने बारह फिर मैं अंदर पहुँचा हूँ। मैं तो मैं ऑडिशन दे रहा था, मैं तो जैसे ऑडिशन दे रहा था तो मैं हमारी जो आसिफ गजाली साहब और फिर जावेद पाशा, ये पूरी हमारी जो MD वगैरह, ये सब मेरी आवाज़ सुनकर, क्योंकि स्टूडियो से जो ऑडिशन दे रहे थे उनकी स्पीकर आउटपुट वहाँ लगी थी उनके ऑफिस में, तो मेरी आवाज़ सुनकर उठ के सारे आ गए वहाँ पर। तो आसिफ गजाली और जावेद पाशा साहब कहने लगे कि जो मेरे साथ इंजीनियर थे खालिद रईस, हमारा दोस्त था बड़ा अच्छा, तो वो साथ बैठे, उसको कहा कि आप यूँ करें शोभी साहब का जो ऑडिशन 1-2 मिनट का नहीं बल्कि इनका कंप्लीट प्रोग्राम 1 घंटे का रिकॉर्ड करें आप। ज़बरदस्त। तो कहने का सर, कहने मैंने तुम्हें कहा है। हाँ। तो मैं खड़ा गया गुस्से में। हाँ। मैंने कहा सर क्यों 1 घंटे का, सर आप सबका 2-3 मिनट का ऑडिशन, मैं 1 घंटे का क्यों करूँ। मैंने कहा आप लोगों ने जवाब आखिर में जो वही देना जो हमेशा से होता है कि जी इंशाल्लाह फिर देखेंगे। तो बहुत काफ़ी मेरी आसिफ गजाली साहब से काफ़ी बहस रही, तो आखिर में फिर गुस्से में चले गए, आपकी मर्जी है, अगर आपको देना हो तो दे दें, वरना आपकी मर्जी है। तो फिर वो जो इंजीनियर जो खालिद रईस था बेचारा, उसने मेरे थोड़ी भी हाथ लगाया, कह रहे शोभी साहब जब आप आ ही गए यार, तो यार हो सकता है अल्लाह की बेहतरी अभी तक किसी की लूट कर नहीं आई। हाँ। MDs जो किसी के लिए नहीं आए, आप पहले आदमी जिसकी लूट कर ये लोग आ गए, कोई तो बात है। मैंने कहा अच्छा तेरी खातिर कर रहा हूँ मैंने 1 घंटे का प्रोग्राम रिकॉर्ड कराया, मैं चला गया। मैंने कहा मुझे पता जवाब क्या मिलना है, मगर वो कहते हैं अल्लाह जो काम करता है तो वो कहीं ना कहीं सिर्फ सबक खुद ही बना देते हैं। सही। वो मेरा 1 घंटे का ऑडिशन उसी दिन रात को 12 से 1 बजे वो मैंने रिकॉर्ड जो करा, गज़ल का प्रोग्राम रिकॉर्ड कराया। मैंने दोस्त कहने लगे कि क्या करोगे आप शोभी साहब, क्या करना। मैंने कहा गज़ल का कर ले, मेरा मूड गज़ल का जाता है। तो कहने लगे ठीक है। वो 12 से 1 बजे रात को ऑन एयर हो गया, वो ऑन एयर भी हो गया, और रात ही को मैं 2-2:30 बजे मेरे घर पर कॉल आ गई कि सुबह 9 बजे जो है 8 बजे, सुबह 8 बजे आपकी मीटिंग है आसिफ गजाली साहब से, और फौरी आपका 8 बजे का मतलब 8 बजे है। मैं 7:30 बजे पहुंच गया वहाँ पर, मैं सुबह को मैं पहुंचा वहाँ पर तो देखा तो और कोई भी नहीं था वहाँ पर। हाँ। सन्नाटा पड़ा होता, ना आसिफ गजाली थे ना कोई भी नहीं था। अच्छा 8:45 बजे कोई नहीं आया, 9 बजने में 5 मिनट बाकी तो आसिफ गजाली साहब आए। तो वहाँ भी मैं गुस्से से बहुत हाइपर हुआ था कि यार हद हो गई, ये रेडियो कह रहा है, रेडियो क्या होगा। तो मैंने तो जैसे वो इंटरव्यू गेट से मैं अंदर बैठा था, तो मैंने कहा सर आपने मुझे मैसेज मिला कि 8 बजे आपसे मीटिंग है, यहाँ 9 बजने वाले हैं, और ये सर ये रेडियो ही क्या है, रेडियो में यहाँ पंक्चुअल कोई भी नहीं है यार, रेडियो ये तो रेडियो कैसा ही है। कह रहे सर आप आए मेरे साथ। उनके ऑफिस में गया हूँ मैं, मेरे ख्याल में 9 बजने में 1 मिनट बाकी था। उन्होंने कहा सारी बात हम बाद में करेंगे, आप अभी 9 बजे लाइव शो करें, फौरन स्टूडियो में जाए, बाद में आके लड़िएगा मुझसे। और मैं गया हूँ, आप यकीन करें सिदरा में पहला शो था मेरा 9 to 11 लेट ब्रेकफास्ट शो के नाम से था,
और वो चिल एसी चल रहा था, उसके बावजूद मैं पसीने में शराबूर था मैं, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार लाइव बोल रहा था मैं। सही सही। तो मैं और उसकी एक शराबूर था। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बल्कि यहाँ पे ये भी जानेंगे कि जब आप रेडियो पाकिस्तान से, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि जी पीटीवी का एक माहौल था, फिर उसके बाद प्राइवेट टेलीविज़न अपनी ही एक मिजाज लेके आए हैं, तो यही मेरे ख्याल में फ़र्क रेडियो पाकिस्तान और प्राइवेट चैनल्स का भी हुआ होगा। लेकिन राबिया काफ़ी देर से खामोश है। राबिया, आपने कैसे सोचा? और लोग जैसे कहते हैं टाइमलेस है, दिस प्रोफेशन इज़ टाइमलेस, बिकॉज बाकी जगह तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है और आप सोचते हैं कि भाई मैं कैसा दिख रहा हूँ, लेकिन आपकी आवाज़ आपके साथ हमेशा रहती है। So Rabia, how did you choose to become an RJ? I'll take a minute to describe this. मुझे याद है रिसेंटली मैंने अपने रेडियो शो पर ट्रैक ऑन एयर किया, एक OST ट्रैक ड्रामे का। वो ड्रामा मैं फॉलो भी कर रही थी और OST भी मुझे बहुत पसंद था। मैंने जैसे ही वो ट्रैक ऑन एयर किया तो मुझे फ़ोन बजा, मैंने कॉल रिसीव की। उन्होंने कहा एक शूट के लिए आपको लाइनअप करना है, बुशरा अंसारी के साथ आपका वो सीन होगा, और ड्रामा वही था जिसका OST मैंने प्ले किया था। ज़बरदस्त। अभी लास्ट वीक की बात है कि रात से 1 सुबह 9 बजे तक मेरी ऑफिस में शिफ्ट होती है। जब मैं घर आई तो माँ खबरें देख रही थी। मैंने कहा अम्मा आप आज टीवी लगाएं, सिद्रा बड़ा अच्छा शो करती है, लिटरली। एंड अम्मा ने ये शो देखा, उसके बाद कोई गेस्ट आए हुए थे। मैंने कहा यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, और आज मैं इस सेट पर मौजूद हूँ। इस बात को मैं लिंक करती हूँ अपने बचपन से कि मुझे अपने बचपन की कोई मेमोरी इतनी स्ट्रांगली याद नहीं है सिवाय रेडियो के। इसके लिए डांट भी खाई है, इसके लिए पिटाई भी खाई है। और मैंने 2005 व्हेन आई वाज इन क्लास 5 तो तब से रेडियो सुना है कॉलेज के टाइम तक, और बहुत कंटिन्यूसली सुना है, क्रेजी हो तक सुना है कि मुझे नींद भी शायद इम्पोर्टेंट नहीं होती थी, और आज भी नींद इम्पोर्टेंट नहीं है। राबिया, इतनी प्यारी आवाज़ है, उतनी ही प्यारी शक्ल भी है, और 2005 में तो इतने सारे चैनल्स भी आ गए थे, व्हाई ओनली रेडियो? यानी तुम तो डायरेक्टली टेलीविजन में लैंड कर सकती थी। देखिए, दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आप खुद अपने लिए प्लान करते हैं कि आपको ये चाहिए। बहुत सारी मरतबा आपको पता नहीं होता कि आपको क्या चाहिए, लेकिन वो अंदर आपकी एक क्रेविंग होती है किसी चीज़ की, तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते बनाता है। तो ये रेडियो मैंने इस तरह से सोचा नहीं था कि करना है। मेरी एक आरजे हमारे सीनियर FM 100 के दानिश अनीस, उनसे फ़ोन पे बात हो रही थी। मैंने कहा आपको एक प्रोग्राम के लिए लाइन अप करना है चीफ गेस्ट के तौर पर, कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर रही थी प्राइवेटली। उन्होंने कहा सब छोड़े, एक बात बताएं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, रेडियो करेंगी? तो मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, मेरा बहुत वियर्ड रिएक्शन था। उनका घबराने की बात नहीं है, आप घर जाएं, पेरेंट्स से डिस्कस करें, अगर वो आपको इजाज़त दे तो आएँ, ऑडिशन होगा, एक प्रोसेस है। मैंने कहा ओके। घर गई, माँ से डिस्कस किया। माँ ने कहा वी ऑल आर मतलब पॉजिटिविटी की तरफ, तो उन्होंने कहा जाओ जाके एक्सप्लोर करो, इफ़ यू गेट टाइम, और अगर तुम्हारा हो जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज इंटरव्यू होगा, सीखने को मिलेगा। तो यही हुआ। ऑडिशन के लिए अपने फैमिली के साथ गई और उन्होंने माहौल देखा पहली बार, तो वो मुतमईन थे। ऑडिशन हुआ, मैं मुतमईन थी, और जिन्होंने ऑडिशन लिया वो मुतमईन थे। सब कुछ बहुत हैप्पीली और अच्छे। अच्छा राबिया, आपसे पूछना चाहूँगी, मर्द हजरात से ये सवाल नहीं हो सकता, कई लोगों को हम रेडियो पे सुनते हैं, और आई एम श्योर कि आप क्योंकि वहाँ पे काम करती हैं उस इदारे में, तो आपकी बराह रास्त मुलाकात हुई है, तो किसी को ऐसे देख के आपने कहा कि आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं आए, आप रेडियो पे अच्छे थे, इतनी अच्छी आवाज़ थी, बस शहर सारा खत्म हो गया? ये बिल्कुल हुआ था, लेकिन ये बहुत अर्ली टाइम पे हो गया था। 2008 आई रिमेंबर, आई यूज्ड टू लिसन एक चैनल के नाम, अब मैं नाम नहीं लेती बिकॉज बात ऐसी है। तो मेरी सिस्टर उनको बहुत शौक से सुनती थी और मैं किसी और को बड़े शौक से सुनती थी। तो मैंने अब्बा से रिक्वेस्ट किया, आई वाज क्राइंग। अब्बा से प्रॉमिस लिया हुआ था कि वो मुझे मिलाने लेके जाएंगे। ठीक है। तो अब्बा ने कहा कि टाल रहे थे। उस दिन मैं रोने लगी अब्बा के गले लग के, तो अब्बा ने कहा कि अच्छा अब नहीं रो, लेके जाता हूँ। सही। जब हम वहाँ गए तो मैं अपने आरजे से मिली, ही वाज ओके बिकॉज ही वाज अ सेलिब्रिटी, स्क्रीन फेस भी हैं, ठीक है। हाँ। जब मेरी सिस्टर गई हैं तो वो 11th फ्लोर पे कहीं हमें जाना पड़ा था, प्रॉब्ली लोग जान जाएंगे 11th फ्लोर पे किसका स्टूडियो है। तो रात को हम कोई 2 बजे वहाँ पहुँचे हैं। हाँ। तो हमने कहा कि हम इनसे मिलना है, उन्होंने कहा मैं ये हूँ, एक्सक्यूज मी, वापस जा रही हूँ। तो पहले मिलने से पहले रोए, फिर उसके बाद भी आंसू निकले, लेकिन कोई और वजह थी उसकी। इस पे बात करेंगे। अदील कुछ ज्यादा सीरियस हो गए ये बात सुन के, कोई और माजी में चले गए। बिकॉज इससे बड़ा मुझे पता नहीं किस चैनल की ये बात कर रही है, बट आप अभी तक यही सोच रहे हो? नहीं मुझे पता है, बिकॉज मैं अभी जो आपने सवाल पूछा था ना, मेरे जहन में यही, बिकॉज मेरे पास यही वाकया इनडायरेक्टली किसी और के थ्रू पता चला है, आई कैन गेस द नेम ऑफ द आरजे, बट आई एम नॉट डूइंग इट। नहीं कर रहे, मतलब ऐसे सोच रहे थे कि भाई आवाज का एक अपना सहर होता है, एक अपना जादू होता है। और मेरे फादर खुद क्योंकि रेडियो से मुंसलिक रहे, कॉलेज में मैं थी, बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स कॉल करती थी, ये समझ के कि मेरा कोई बड़ा भाई है। आप सोचिए जरा। लेकिन इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात हो रही है कुछ रेडियो की और बड़े ज़बरदस्त यानी सुनहरे वाक़यात भी हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि बाबा जब माय फादर रेडियो पाकिस्तान के हवाले से बात करते थे तो उस वक्त लाइव वहाँ पे ड्रामे हुआ करते थे। तो एक ड्रामे का सीन था जिसमें ऑब्वियसली साउंड इफ़ेक्ट्स भी होने थे और दिखाना ये था या सुनवाना ये था कि जी किसी शख्स का मर्डर हो रहा है और उसको किसी ने गोली आके मार दी है। तो अब कुछ ऐसा हुआ कि वो जो गोली चलने की आवाज़ थी और जो उनकी चीख निकलनी थी वो आपस में मिसमैच हो गई। तो चीख पहले निकली और उसके बाद गोली की आवाज़ चली। तो अब्बू ने कहा कि वो उस वक्त हाजिर जवाबी का ये आलम था कि उन्होंने फ़ौरन उसको कवर करते हुए कहा, जालिम, पहले खंजर मारा और फिर गोली भी मार दी। So that's how you cover up stories in radio and I think it is a fantastic medium और तमाम लोग यहाँ पे महसूस हो रहे हैं। लेकिन अदील क्या कहोगे कि जो लेट नाइट रेडियो है वो अपने आप में एक जॉनरा है, यानी और ख़ास तौर पर सर्दियों में लोग लिहाफ के अंदर अपने हैंड्स फ्री लगाकर रेडियो सुन रहे होते हैं और उसमें काफ़ी दुखी दिलों का वो वाहिद आसरा भी होता है। उसमें गज़लें चल रही होती हैं। अगर आप ना भी डिप्रेस्ड हों तो आपको लगेगा कि आपकी इश्क, आपका मोहब्बत नाकाम हो गया है और आप उनसे रिलेट करने लगते हैं। ये क्या वजह है? अच्छा, मेरा जो है ना वो ज़ाहिर है मैंने ज़िंदगी भर एक्सेप्ट फॉर सम शोज एट नाइट जो मैंने किए होंगे कुछ वीकेंड्स वगैरह पे, मैंने हमेशा मॉर्निंग रेडियो शो किया है। जिंदगी में हर एक गुजरता है। और मैं हमेशा कहता था यार माय शो इज एंटीथेसिस टू द नाइट थिंग दैट हैपेंस। और मुझे कभी भी मेरे शोबी साहब ने हमेशा रात ज़्यादा प्रोग्राम रात में किए हैं। मैं अभी मॉर्निंग है, हाँ बिल्कुल, ये आफ्टरनून करते हैं ज़बरदस्त। मैं फाउंडर में ही। तो वो असल में वो टाइम है। अच्छा, मुझे याद है जब FM 100 शुरू हुआ था, मी, माय सिस्टर, माय एल्डर सिस्टर, यंगर सिस्टर, हम लोग रात में रेडियो लगा दिया करते थे और एक टाइम मम्मी की तरफ से अलाउंस होता था कि 11, 11:30 कभी के रेडियो सुन के कुछ प्रोग्राम्स इतने अच्छे उस वक्त आया करते थे जी। बट सडनली दिस प्यार मोहब्बत एंड दिस शेर व शायरी थिंग इट टुक ओवर। भाई शेर व शायरी तो अच्छी होती है, शोबी साहब भी जैसे गजल की बात कर रहे थे। बट कुछ चैनल जैसे हैं, मैं ऑफ कोर्स नाम नहीं ले सकता, बट जहां पे वाकई आई थिंक दे हैव अब्यूज्ड दिस टाइम स्लॉट। अभी हकीकत इस पर आप जब ये स्लॉट सुन रहे होते हैं आप कहते हैं यार ये क्या, यानी कि कोई बात में रब तो हो कम से कम जो तुम कर रही हो या कर रही हो। ये अब आप बिल्कुल अदील मेरे अब्बा वाली बातें कर रहे हैं और क्योंकि आप लोगों ने बड़ी फरमाइश की थी तो आज हमने उनको सुबह लाइन पे भी अपने साथ रखा है। जी सब लोग सुनिए, हम बात करेंगे हमारे अब्बा हुजूर से और साथ ही साथ सीनियर प्रोड्यूसर, सीनियर ब्रॉडकास्टर, वन ऑफ द हिस्टोरियंस व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान टेलीविज़न, क्योंकि इस इदारे से तकरीबन 35 साल 40 साल वाबस्ता रहे। अब आर्ट्स काउंसिल में उनकी गवर्निंग बॉडी में साथ होते हैं। इकबाल लतीफ़ साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। पहले गोली चलाने से पहले चाकू चला दिया तुमने। आपने इतना जबरदस्त किस्सा सुनाया हुआ था, मैंने कहा ये लोगों से भी शेयर किया जाए कि एक वो वक्त भी था जब सब कुछ साउंड इफेक्ट्स होते थे। बाबा रेडियो का जिक्र हो रहा है, अदील भी यही बात कर रहे हैं। पहले अजमल शो भी, रबिया और अस्सलाम वालेकुम, सबको सलाम मेरा। बाबा क्या कहेंगे, अभी लेट नाइट स्लॉट की यहाँ पे बात की जा रही है कि उसके अंदर बड़ा गज़ल और शेर व शायरी, एक ऐसा यानी वो दुखी आशिकों की जो महफिल लगाई जाती है रात के आखिरी पहर, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये रेडियो के लिए को शोभा देता है या उसको अब्यूज़ करने वाली बात है? देखो बात यह है कि शोभा तो हर चीज देती भी है और हर चीज नहीं भी देती है। सही। आपको अगर गजलें पसंद है तो आपको बहुत शोभा देगा और अगर आपको अगर चाहिए कि वो क्या कहते हैं पॉप शो सुने, पॉप म्यूजिक सुने, तो आपको बिल्कुल शोभा नहीं देगा। बात इतनी है कि अपने अपने ज़ौक़ और टेस्ट की बात है और बहुत से लोग ऐसे हैं दुनिया में जो रात को अच्छी गजल सुनना चाहते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायरी सुनना चाहते हैं, बहुत से लोग अच्छे हैं जो आवाज सुनना चाहते हैं। लेकिन मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, ये बात तो हकीकत है ना। अब वो कैसी मौसीकी क्या और कैसी ग़िज़ा खाना चाहता है? आप ठेले से छोले खाना चाहते हैं या आप किसी 5 स्टार में खाना खाना चाहते हैं या अपनी अम्मी के हाथ का बहुत खूबसूरत सा खाना खाना चाहते हैं, ये अब आपके टेस्ट पे। अच्छा बाबा, एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी। इशरत साकिब साहिबा भी मौजूद होंगी, तो जानना ये चाहते हैं कि जो पुराना टाइम था रेडियो का और आज जो उसमें तब्दीली आई है, जो ट्रेंड्स आए हैं, काम बहुत अच्छा सारे लोग कर रहे हैं, आरजेस भी, लेकिन क्या आप मिस करते हैं वो रेडियो पाकिस्तान का जो एक तरीका था काम को करने का, रेडियो प्रोग्राम्स को तरतीब देने का, आज वो चीज़ आप मिस करते हैं? देखें बात यह है सिद्रा, जैसे कि आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि जब मैं 8 साल का था 1958 में रेडियो से
शामिल हो गया था मैं रेडियो में जी, क्योंकि स्कूल ब्रॉडकास्ट और फिर उसके बाद में चिल्ड्रन प्रोग्राम और फिर उसके बाद में जनरल प्रोग्राम, स्टूडेंट्स प्रोग्राम। बात यह है कि हर जिंदगी का हर दौर जो है ना, वो उसके जिंदा रहने वाले लोगों के काम करने की अपनी मालूमात, अपने टेस्ट और अपनी मुशाहिदे पर डिपेंड करता है। सही। रेडियो तो वही है, माइक हैं, अच्छे हो गए हैं, बेहतर हो गए हैं, क्वालिटी जो है ब्रॉडकास्ट क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन रेडियो के प्रोग्राम की तरतीब देने वाले अब वो लोग नहीं हैं जो पहले हुआ करते थे। उस जमाने में अहमद अब्दुल क़य्यूम और रज़ी अख्तर शौक़ और इस तरह के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स होते थे, ड्रामे वो प्रोड्यूस करते थे। उस जमाने में रेडियो ड्रामा क्रेज हुआ करता था। अच्छा बाबा, हमारे साथ आप लाइन पे ही रहिएगा, मैं जरा अदील की तरफ भी गुफ्तगू लाना चाहूँगी। अदील, बिकॉज आपने अमेरिका विजिट किया और आप कह रहे थे जब आप IVLP प्रोग्राम पे गए, वहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस की जाती हैं आपको, तो आपने वहाँ पे रेडियो इकोसिस्टम को कैसा पाया, वहाँ का लैंडस्केप क्या है? मुझे जो एक बड़ा बुनियादी डिफरेंस पाकिस्तानी और अमेरिकन FM रेडियो की मैं बात कर रहा हूँ नज़र आया, वो ये था कि US में रेडियो इज़ स्टिल अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ न्यूज़। जी, वहाँ पे आज भी ख़बरों के लिए लोग रेडियो ही सुन रहे थे। ऑफ कोर्स टेलीविज़न वगैरह अपनी जगह थे। जी, माइक्रो रेडियो कॉन्सेप्ट है, तो हज़ारों FM चैनल्स है, हर इलाके का, हर काउंटी का अपना एक चैनल हुआ करता था। अब अगर मेरे यहाँ लाइट गई हुई है तो मैं अब ऐसा रेडियो चैनल, अच्छा नेटवर्क पे न्यूज़ तो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है बिकॉज वहाँ पे कोई ट्रैफिक जैम गुजरावाला में हो गया, सो वो ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, बट मुझे अपने इलाके का क्या करना है। वहाँ पे US में इतने माइक्रो लेवल पे FM चैनल्स थे कि फॉर करंट अफेयर्स वो म्यूज़िक भी चला रहे हैं। और अच्छा मैं आई डू अ सेगमेंट ऑन ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन सिडनी एज वेल, सो दे हैव अ वीकली सेगमेंट देयर, और उसमें जब मैं उनका प्रोग्राम सुन रहा होता हूँ तो आई रियलाइज़ कि उनका आज भी फोकस इज़ ऑन करंट अफेयर्स, इट्स ऑन न्यूज़। पाकिस्तान में FM चैनल्स एंटरटेनमेंट रहा है। मैंने एक ज़माने में बड़ी बहस की थी अपने असातिज़ा से रेडियो में कि सर मेरे शो का जो है ना वो कुछ नेचर ऐसी है कि मैं एक तो किसी पे बात कर रहा हूँ एंड सडनली मुझे प्यार मोहब्बत वाला गाना चलाने को मत बोलें, वो पूरा का पूरी वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। बट हमारे कई रेडियो स्टेशंस पे तो वो मेरे ख्याल में लिंक भी यही कहा हुआ है कि कीप द लिंक्स शॉर्ट, म्यूजिक आपने ज़्यादा से ज़्यादा चलाना। अब देखें, अब अगर वो फ़ोन पे बात करके अपने चाचा मामा ताया फुप्पो सबसे बात करानी है, लिसनर इज़ नॉट इंटरेस्टेड। अपने ससुराल की बातें आपको बतानी है, आपकी नई नई शादी, लिसनर्स आर नॉट इंटरेस्टेड। वो थोड़ी देर के लिए रेडियो सुनता है, जो मैं ड्राइव टाइम शो मैंने किया है, उसके पास आधे से पौन घंटा होता है, उसको क्या चाहिए? ही वांट्स टू लर्न 3 or 4 थिंग्स बिफोर ही एंटर्स द ऑफिस, ताकि वो या तो ब्रैग कर सके अपने कॉलीग्स के सामने या घर में रात में डिनर टेबल पे बताए तुम्हें पता है कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये हो गया, अच्छा हमें नहीं पता था, या उसको जो है वो खुद इंटरेस्ट है इन न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन। ये मैं ड्राइव टाइम के लिसनर्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप उसको ऐसी बातें सुना देंगे जिसमें उसको इंटरेस्ट नहीं, ही वोंट लिसन। ठीक है। US और पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिफरेंस ये, वहाँ रेडियो स्टिल फॉर करंट अफेयर्स, वी आर बेसिकली वही बात जो बाबा भी अभी कहते थे कि कंटेंट वाज वेरी वेल थॉट एट दैट टाइम। अच्छा, एक जो कंप्लेन आई है राबिया एंड शोबी साहब, अगर आप इस पे कमेंट करना चाहें, पाकिस्तान में सिनेमा की रिवाइवल की बात की जा रही है और बड़े सगीर में सिनेमा इज क्लोजली लिंक्ड ऑफ कोर्स टू द म्यूजिक, यानी हमारे म्यूजिकल्स ही होती हैं मूवीज। तो लोग ये कहते हैं कि जी आप दिन रात अंग्रेजी, इंडियन, यानी यहाँ तक कि पर्शियन और दूसरे गाने चलाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मूवीज़ के गानों को उस तरह प्ले नहीं किया जाता, जिससे वो सपोर्ट जो रेडियो की तरफ से सिनेमा को मिल सकती है वो नहीं मिलती। आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? मेरा रिस्पॉन्स ये मैं सिद्रा कि मैं अपने रेडियो पर शुरू से और आज तक दरमियान में हमारे यहाँ भी इंडियन म्यूज़िक चलता रहा बहुत ज़्यादा, मतलब इन समझने के उसका रेशो तो इन समझने 80-20 के करीब हो गया था हमारे यहाँ, मगर मैं उसके बावजूद सालों से मैं वाहिद अपने प्रोग्राम पे, और इसको राबे को पता है कि मैं टोटल पाकिस्तान म्यूज़िक प्ले करता हूँ मैं जी। और मेरे यहाँ को अगर कोई गेस्ट भी आता है या कभी सिंगर किसको बुलाता हूँ मैं, तो मैं उसको कहता हूँ कि आपको पाकिस्तान म्यूज़िक आता है, तो मोस्ट वेलकम, नहीं आता तो आई एम सो सॉरी। लेकिन जब 90s का जिक्र करते हैं राबिया, जिस वक्त FM रेडियो दोबारा आया, दैट वाज द गोल्डन टाइम इन पाकिस्तानी पॉप म्यूज़िक। पॉप म्यूज़िक भी उस तरह नहीं आ रहा, और जब रेडियो चैनल्स इतने मौजूद हैं और जैसे अदील कह रहे हैं कि सारा का सारा फोकस आपका एंटरटेनमेंट पे है, तो क्या वजह है कि हमारे यहाँ नए म्यूजिशियंस इंक्लाइन नहीं फील कर रहे? आई थिंक पिछले 10 सालों की अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तान में
स्टूडियो या बेसमेंट के अलावा बहुत ज़्यादा म्यूज़िक में काम नहीं हो सका है और इसका शायद असर जो ओवरऑल माहौल है या हमारे मुल्क के जो हालात हैं उस पे उसकी वजह से बड़ा अमल दखल होता है। एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप, इससे पहले मैंने मुख्तलिफ जो रेडियो से हवाले प्रोग्राम देखे हैं उसमें ये जिक्र होता है कि जो पहले होता था रेडियो पर अब नहीं होता, या अब लिसनर्स नहीं हैं, या अब वो पसंदीदगी नहीं है। इस पे अदील भी कमेंट करेंगे कि आई थिंक थोड़ा सा अंदाज बदल गया है, बिकॉज पहले रेडियो जमाने का अंदाज वैसे ही बदलता है, लेकिन थोड़ा सा माजी के दरीचों में दोबारा जाना चाहेंगे। हमारे साथ अब लाइन पे मौजूद हैं इशरत साकिब साहिबा, एक ऐसी आवाज़ जो मेरे ख्याल में तमाम ही रेडियो को पसंद करने वाले, जानने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। अब सॉरी, मुझे बार बार कुछ और बात भी बताई जाती है। इनके हवाले से आपको बताती चलूँ कि 35 साल ये रेडियो से मुंसलिक रही हैं और तमगा इम्तियाज़ की रेसिपिएंट भी हैं। निगार और मुसव्विर अवार्ड से भी इनको नवाजा गया। अस्सलाम वालेकुम इशरत साहिबा। आपकी खूबसूरत आवाज़ आज सुनी और ये मेरे ख्याल में हमारे लिए बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे पास आज आप स्टूडियो में मौजूद नहीं हैं, क्योंकि आवाज़ के साथ अगर आपका चेहरा भी देखते, आपसे बराह रास्त बात होती तो क्या ही बात होती। लेकिन रेडियो के हवाले से जिक्र हो रहा है, आप हमारे साथ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कैसे देखती हैं आजकल के जो FM चैनल्स के ट्रेंड्स हैं, जिस तरह का रेडियो आज किया जा रहा है, जैसे प्रोग्राम्स हम रेडियो पर आज सुनते हैं, आप उनको कैसे देखती हैं? सिद्रा, बहुत शुक्रिया एक तो कि आपने मुझे समझा कि मैं इस पर कोई राय दे सकूं, इस काबिल समझा। और FM चैनल बहुत सारे माशाल्लाह खुल गए हैं, जगह जगह खुल गए हैं, लेकिन इसके लिए एक तो मुझे ये कहना चाहिए कि सबात एक तगय्युर को है ज़माने में वाली बात है कि तब्दीली जो है वो हमेशा ही अच्छी लगती है। सही। लेकिन इस पे थोड़ी सी मेरी रिजर्वेशन ये है कि तब्दीली बराए तब्दीली हो अगर, तो उसमें मज़ा नहीं है। तब्दीली अगर बेहतरी के लिए हो, बेटरमेंट के लिए हो, तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। तो एक हमारे पास पैनल मौजूद है जो इस वक्त रेडियो से मुंसलिक हैं, एंड ऑफ कोर्स द लेजेंड्स। हमारे साथ इशरत साहिबा हैं, इकबाल लतीफ़ साहब लाइन पे मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे बाबा? आप भी सुन रहे हैं इशरत साहिबा की रिजर्वेशन से, आप मुत्तफ़िक़ हैं, आप समझते हैं कि तब्दीली तो आ रही है, लेकिन वो सोच में जो डेप्थ होनी चाहिए उसके लिए क्या किया जाए? हाउ कैन वी अट्रैक्ट बेटर पीपल जो इसमें यानी अपनी एक सोच के साथ आएँ, एक मुताल्ले के साथ आएँ, उनको रेडियो पर ट्रैक कैसे किया जा सकता है? देखो सिद्रा, बात यह है कि सबसे पहले तो कि हर दौर का जो माजी जो होता है उसमें लोग समझते हैं कि हमारा दौर अच्छा था और अब अच्छा नहीं है। इससे मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ, आज भी जो नए बच्चे आ रहे हैं वो बहरहाल ब्रॉडकास्टर्स ऐसे हैं जो अट्रैक्ट कर रहे हैं हमें, व्यूअर को, ऑडियंस को हमेशा वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं? इसलिए कि जैसा ट्रेंड मुआशरे में चल रहा है उसको उन लोगों ने पहचान लिया है। सही। अगर हमें मुआशरे को तब्दील करना है तो पूरे मुआशरे को तब्दील करना है, सिर्फ रेडियो के नए एंकर्स को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये बताने की जरूरत है कि आप जो कर रहे हैं उसके अंदर इस चीज की जरूरत है और इस चीज की जरूरत नहीं है। अब उसमें यह है कि जो लोग चला रहे हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि हमें मुआशरे को क्या देना है, और जब उनको ये पता होगा तो वो अच्छी चीज बेहतर से बेहतर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और इशरत साहिबा का हमारे साथ मौजूद होने का। यही वो इंस्पिरेशन है, पैट ऑन द बैक है जो आज के ब्रॉडकास्टर्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में जिस तरह कहा आपने कि अच्छा काम तो हो रहा है, उसको मजीद निखार उसमें और पैदा हो जाएगा। वापस अपने पैनल की तरफ आना चाहूंगी। इशरत साहिबा ट्विटर पे बड़ी एक्टिव है आजकल जी। डू यू फॉलो हर ऑन ट्विटर? ऑफ कोर्स आई डू। देखिए, जो लोग डेप्थ होती है ना नॉलेज की, और एक आपका एक्सपीरियंस, एक लाइफ टाइम गुजरा ये करते हुए। अदील, अगेन यू नो वी वर टॉकिंग अबाउट, अच्छा एक ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना पड़ा है, वापस आएंगे ज़रूर ये पूछूंगी कि जो डिश म्यूज़िक है, मेरे ख्याल में जो इनको भी इख्तिलाफ है वो मैं ज़रा और आम फहम बना लेती हूँ कि एक फ़िक्रा फिर म्यूज़िक, फिर एक फ़िक्रा फिर एक म्यूज़िक, ये ट्रेंड कौन लेके आया था रेडियो पे, इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।